नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय फ्रांसीसी क्रांति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम पहले फ्रांस की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें यह जानने में आसानी होगी कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ अथवा कारण बने कि क्रांति फ्रांस में ही हुई। तो आइए हम देखते हैं फ्रांस की पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी का फ्रांस यूरोप का एक सुसंगठित शक्तिशाली राज्य बन चुका था, जबकि उस समय दूसरे पड़ोसी राज्य केवल क्षेत्रों के समूह मात्र ही थे। फ्रांस में इस समय बुर्बो वंश का निरंकुश राजतंत्र था। इस वंश के शासक लुई 14वें ने फ्रांस को एकता के सूत्र में बांधा। वह योग्य किंतु निरंकुश शासक था। वह गर्व से कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इस हेतु उसने अमेरिकी गृह युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। अमेरिकी गृह युद्ध और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तृत चर्चा करेंगे। कई युद्धों में भाग लेने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। लुई 14वें ने राजत्व के दैवीय सिद्धांत के अनुरूप पेरिस से 12 किलोमीटर दूर वर्साय नामक स्थान पर एक भव्य राजप्रासाद का निर्माण कराया। इस राजमहल को पूरा करने में 34,000 मजदूरों ने 30 वर्षों तक लगातार काम किया। राजा तथा उसके राज दरबारी इस महल में रहने लगे। आगे चलकर जनता का शोषण, जनता से राजा की दूरी शासन की दृष्टि से घातक सिद्ध हुई, क्योंकि लुई 14वें के उत्तराधिकारी लुई 15वां और लुई 16वां दोनों अयोग्य थे। लुई 15वां अयोग्य तथा विलासी था। उसके समय में वर्साय का महल विलासिता एवं षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। इसके पश्चात लुई 16वें के समय स्थिति और अधिक बिगड़ गई और 1789 में लुई 16वें के समय में ही फ्रांस में क्रांति हो गई। लुई 16वें पर उसकी पत्नी मेरी एंतियानेत का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यह रानी नायक रूप से लुई 16वें के शासन को प्रभावित करती थी तथा घोर खर्चीली एवं विलासी प्रवृत्ति की महिला थी, जबकि फ्रांस की जनता उसे कतई पसंद नहीं करती थी। रानी की विलासिता का प्रभाव राजकोष पर पड़ रहा था। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय फ्रांस का समाज किस तरह का था, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। इस समय इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के सभी देशों में पुरातन व्यवस्था विद्यमान थी। इंग्लैंड में पुरातन व्यवस्था इसलिए नहीं विद्यमान थी क्योंकि इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। इस क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, जिससे इंग्लैंड की जनता को कुछ राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हो गई थी, जबकि सभी यूरोप के देशों में पुरातन व्यवस्था विद्यमान थी। आइए अब हम पहले पुरातन व्यवस्था का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पुरातन व्यवस्था को हम बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। पुरातन व्यवस्था का पहला बिंदु है निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र विद्यमान था। निरंकुश राजतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राजा योग्य हो, लेकिन लुई 14वें के उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। दूसरा बिंदु है सामंत एवं कुलीनों का जनसाधारण पर अत्याचार। सामंत एवं कुलीनों के द्वारा किसानों, मजदूरों एवं मध्य या मध्यम वर्ग से कर वसूल किया जाता था। फ्रांस में कर देने का कार्य केवल जनसाधारण पर ही था।
कुलीन एवं पादरी वर्ग करों से पूर्ण रूप से मुक्त थे। फ्रांस में यह कहावत प्रचलित थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। इस तरह फ्रांस में करों का भार जनसाधारण के कंधों पर था। पुरातन व्यवस्था का तीसरा बिंदु है पादरी वर्ग। फ्रांस में चर्च का बोलबाला था। चर्च में पादरी हुआ करते थे। पादरी वर्ग की फ्रांस में श्रेष्ठता थी। फ्रांस में चर्च तथा पादरी भ्रष्ट, विलासी एवं षड्यंत्रों का केंद्र बन चुके थे। जनसाधारण से चर्च धार्मिक कर वसूल करता था। इस तरह की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहा जाता है। आइए अब हम फ्रांस के तत्कालीन समाज पर बात करते हैं। इस समय फ्रांस का समाज 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पहला वर्ग था फर्स्ट एस्टेट, दूसरा वर्ग था सेकंड एस्टेट और तीसरा वर्ग था थर्ड एस्टेट। अब हम इन तीनों एस्टेट को समझते हैं। फर्स्ट एस्टेट जो था उसमें पादरी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। सेकंड एस्टेट में सामंत एवं कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित थे और जो थर्ड एस्टेट था उसमें किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग के लोग सम्मिलित थे। फर्स्ट एवं सेकंड एस्टेट विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था। इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि इनकी संख्या कम थी। जबकि तृतीय वर्ग जो था, जिसे थर्ड एस्टेट कहा गया है, वह अधिकार विहीन वर्ग था, जबकि इनकी जनसंख्या अधिक थी। फर्स्ट एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग थे, जो कि 2 वर्गों में विभक्त थे, उच्च पादरी और निम्न पादरी। जो उच्च पादरी थे वो विलासी, भ्रष्ट और भोग विलासी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि निम्न पादरी की स्थिति थोड़ी दयनीय थी और निम्न पादरियों की सहानुभूति थर्ड एस्टेट के प्रति थी। सेकेंड एस्टेट में सामंत और कुलीन वर्ग थे, जो कि राजतंत्र के माध्यम थे। यह लोग कर वसूलने का कार्य करते थे। राजा ठेके पर इन्हें कर वसूली करने का कार्य सौंप देता था। थर्ड एस्टेट में, जिसमें मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग आते थे, इनकी स्थिति समाज में दयनीय थी। मध्यम वर्ग में वकील, डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, व्यापारी आदि लोग थे। यह वर्ग शिक्षित था और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन इन्हें राजनीतिक और सामाजिक अधिकार कुछ भी प्राप्त नहीं थे। इन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और साथ ही इनकी सामाजिक दशा ठीक नहीं थी। पादरी वर्ग का कार्य धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराना और शासन व्यवस्था को संभालने का कार्य होता था। सामंत वर्ग के लोग कर वसूलने का कार्य करते थे, जबकि तृतीय वर्ग के लोग कर देने का कार्य करते थे। जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि लुई 14वें के द्वारा बहुत सारे युद्धों में भाग लेने से तथा पेरिस से दूर वर्साय नामक स्थान को राजधानी बनाने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी थी। लुई 16वें के समय तक यह स्थिति और अधिक खराब हो गई। इस समय तक फ्रांस में तृतीय स्टेट के लोग ही कर देने का कार्य करते थे। लुई 16वें ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चाहा कि फर्स्ट एवं सेकंड एस्टेट के लोग भी कर दें, लेकिन फर्स्ट एवं सेकंड एस्टेट ने कर देने से इनकार कर दिया। लुई 16वें ने अनेक वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की, लेकिन उन्हें एक के बाद एक बर्खास्त कर दिया गया। वित्त मंत्री कोलोन, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, ने सुझाव दिया कि एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाए और सभी वर्गों पर कर लगाने का निर्णय लिया जाए। एस्टेट जनरल फ्रांस में एक परामर्शदात्री सभा थी, लेकिन पिछले 175 वर्षों से एस्टेट्स जनरल की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी, क्योंकि 175 वर्षों से फ्रांस में निरंकुश शासकों का शासन चला आ रहा था और इन शासकों ने परामर्शदात्री सभा से सलाह लेना उचित नहीं समझा था। राजा ने एस्टेट्स जनरल की बैठक आयोजित करने की घोषणा कर दी। अब हम यहाँ पर एस्टेट्स जनरल की बैठक को समझते हैं।
स्टेट्स जनरल के 2 सदन थे। पहले सदन में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग इकट्ठा बैठते थे, जबकि थर्ड स्टेट के लोग अलग सदन में बैठते थे। पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, जो कि जनसंख्या में कम थे, लेकिन इन्हें बहुमत प्राप्त था, जबकि तृतीय वर्ग के जो लोग थे, जो अधिकार विहीन लोग थे, वो जनसंख्या में अधिक थे, लेकिन वे अल्पमत थे। थर्ड स्टेट ने मतदान को लेकर मांग की कि उन्हें भी बहुमत दिया जाए। इस बात को लेकर तीनों वर्गों में मतभेद हो गया। प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने थर्ड स्टेट के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया। इसे थर्ड स्टेट ने अपना अपमान समझा और वो लोग बैठक छोड़कर सभागार से चले गए। बैठक छोड़कर वे पास में स्थित एक टेनिस कोर्ट में एकत्र हो गए और वहाँ पर सभा करने लगे। वहाँ पर उन्होंने स्वयं को राष्ट्र का प्रतिनिधि घोषित कर दिया और नेशनल असेंबली का निर्माण किया और उन्होंने निर्णय किया कि जब तक वे संविधान सभा का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक वे यहाँ से हटेंगे नहीं। जब इस बात का पता फर्स्ट एवं सेकंड स्टेट के लोगों को चला, तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया। यहीं से फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। असेंबली ने अभी अपना काम शुरू भी नहीं किया था कि पेरिस की भीड़ ने क्रांति के प्रवाह में ज़बरदस्त हस्तक्षेप करके इसे निर्णायक मोड़ दे दिया। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले को लूट लिया और वहाँ पर कैदियों को रिहा कर दिया तथा हथियारों को लूट लिया। बास्तिल के पतन के बाद पेरिस की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और पूरे देश में अराजकता छा गई। इस तरह यह फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि थी। अगले वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति पर विस्तृत चर्चा करेंगे।